हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं जे.एच. चौधरी प्रयास यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज हम फिर लेके हाजिर हुए हैं संडे सिक्सर का पार्ट 2। तो देखिए, इस पार्ट 2 के अंदर हमने 6 क्वेश्चन इस प्रकार से लिए हैं और माइंड मैपिंग से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिले और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। तो आज हम इस संडे सिक्सर के एपिसोड में इस 6 के अलावा कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से इसको फॉर्मेटिंग किया गया है। तो आइए देखते हैं हम संडे सिक्सर का पहला सिक्सर। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस गुप्त शासक के काल में हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते हो किस गुप्त शासक के काल में होता है। ऑप्शन देखिए, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इस ऑप्शन के अनुसार तुरंत आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम या इसकी उपाधि क्या थी, महेंद्रादित्य। महेंद्रादित्य के काल में इस नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। तो देखिए, इसका निर्माण कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के काल में 450 ईस्वी में होता है। स्थान कहाँ है? बड़गांव। कौन सा जिला? राजगिरी जिला है, बिहार के अंतर्गत आता है। इसके उस समय जब स्थापित किया गया था तब कुलपति कौन था? शीलभद्र नामक कुलपति थे। और इसके कई अन्य नाम हैं, जिसमें महत्वपूर्ण नाम देखिए, महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहलाता है, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म की महायान शाखा की स्टडी करवाई जाती थी या होती थी। इसके अलावा इसमें गणित, आयुर्वेद, मेडिसिन, खगोल और अन्य कई विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। इसका दूसरा नाम क्या है? मर्ग सिखावन। क्या नाम है? मर्ग सिखावन। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था, जिसे किस नाम से जानते हैं? धर्मगंज या धर्मगूंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? धर्मगंज या धर्मगूंज के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? सत्य का पर्वत। और ये विश्वविद्यालय कितने मंजिल का था? 9 मंजिला भवन था और कई एकड़ में फैला हुआ, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, विस्तृत क्षेत्र में ये फैला हुआ था। और इसी पुस्तकालय में 3 विशाल भवन थे। अर्थात इस पुस्तकालय के कितने भाग थे? 3 भाग थे। और उन तीनों भागों के क्या नाम है? पहला नाम देखिए, रत्नोदधि। क्या नाम है? रत्नोदधि। और दूसरा है मध्य भाग जो है रतन सागर। जो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य भाग, जिसका क्या नाम है? रत्न सागर या रत्ना सागर कहलाता है। और लास्ट जो तीसरा भाग है, रतन रंजक के नाम से जाना जाता है। इसी विश्वविद्यालय को 1193 ईस्वी में, कब? 1193 ईस्वी में किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा नेस्तनाबूद कर दिया गया था। इसको तोड़ दिया गया था और इसके अंदर जो पुस्तकें थी उनको जला दिया गया। इस प्रकार से 1193 से लगाकर ये 2010 तक इसी खंडर की अवस्था में रहता है। 2010 में इसको पुनर्स्थापित किया जाता है। इसकी नींव डाली गई 2010 में इसी स्थान पर, बड़गांव, राजगीर के अंतर्गत, राजगीर के अंदर। और 2014 में यहां पर पुनः धार्मिक व इतिहास और अर्थशास्त्र संबंधित अध्ययन अध्यापन करवाना शुरू किया। और इसके प्रथम जो कुलपति नियुक्त किए गए वो अमर्त्य सेन थे। प्रथम कुलपति कौन? अमर्त्य सेन, जो भारत के अर्थशास्त्री, जिसे नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। वर्तमान में इसका जो कुलपति है विजय पी भाटकर है। भारतीय इतिहास का ये 800 वर्षों तक
अपने अस्तित्व में रहने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय माना जाता है। नेक्स्ट शीर्षक की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी युद्ध में आसफ खां के हाथी का क्या नाम था? आपने हल्दी घाटी युद्ध को बहुत डिटेल से पढ़ा है। आजकल इस प्रकार से क्वेश्चनों को आने का ट्रेंड बहुत बढ़ चुका है। हर एग्जाम में ऐसे एक आध क्वेश्चन आप देखते हो। तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ? वर्तमान में कौन सा स्थान है? राजसमंद वाला स्थान, राजसमंद जिले में हल्दी घाटी का युद्ध होगा। अब हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मेवाड़ के महाराणा प्रताप व अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य लड़ा जाता है और इस युद्ध में कई सारे हाथियों ने भाग लिया था। उस हाथियों के संदर्भ में हम आगे बात करते हैं और ये हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित अन्य किस प्रकार से क्वेश्चंस हैं। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब? 18/21 जून 1576। तो दोनों ही डेट को सही माना जाता है। राजस्थान अध्ययन या राजस्थान बोर्ड की किताबों में जनरली 18 जून मिलता है और एनसीईआरटी में 21 जून मिलता है। तो दोनों में से कोई एक डेट होगी, 18 या 21 जून। कब? 1576 ईस्वी में। वर्तमान जिला राजसमंद में हल्दी घाटी का मैदान है, वहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने होती है। अन्य नाम इसका आप देखते हो तो यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कौन कहता है? कर्नल जेम्स टॉड अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसको मेवाड़ की थर्मोपल्ली की संज्ञा देता है। देन इसके बाद आप देखते हो तो इसे गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा किसने दी है? अकबर का ही एक दरबारी इतिहासकार था अल बदायूनी। तो बदायूनी का ग्रंथ कौन सा है? मुंतखाब उत त्वारिक। कौन सा है? मुंतखाब उत त्वारिक। उस ग्रंथ के अंदर त्वारिक, मुंतखाब उत त्वारिक ग्रंथ में इसको किसकी संज्ञा दी है? गोगुंदा के युद्ध की संज्ञा दी। जबकि अकबर के ही नौरतन और इतिहासकार अबुल फजल ने इसे किसकी संज्ञा दी है? खमनोर के युद्ध की संज्ञा दी। देन श्रीवास्तव के द्वारा इसको लोसिंग गांव के युद्ध की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि प्रताप के द्वारा अपनी सेना को लोसिंग गांव में ही ठहराया जाता है। इसके अलावा अकबर के सेनापति और मान सिंह के सहयोगी हरावल सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? आसफ खां। आसफ खां ने इसे जिहाद के युद्ध की संज्ञा दी है। इसके अलावा इसको इतिहास में हाथियों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कई हाथी लड़ते हैं, जो राजपूतों की ओर से भी है और अकबर की ओर से भी है। तो मेवाड़ के महाराणाओं की ओर से लड़ने वाले जो हाथी थे वो कौन से हैं और अकबर की सेना में कौन कौन से हाथी लड़ते हैं? देखिए अकबर के हाथी का नाम क्या है? हवाई है। अकबर ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन उसका हाथी कौन? हवाई भाग लेता है। इसके अलावा मुख्य सेनापति कौन था? मानसिंह था। तो मानसिंह के हाथी का क्या नाम है? मर्दाना। और उसका सहयोगी व आसफ खां जो था हरावल सेना का नेतृत्व करने वाला, उसके हाथी का क्या नाम है? निकुंभ है। तो ये आपने पहली बार देखा है और ये इसका आंसर क्या हो गया? निकुंभ। इसके अलावा मुगलों की ओर से अन्य हाथियों की अगर हम बात करते हैं तो गजमुक्त, क्या नाम है? गजमुख, गजमुक्ता और रनमदार नामक ये मुगलों की सेना के अन्य प्रमुख हाथी होते हैं। इसके अलावा प्रताप के हाथी का नाम अगर पूछते हैं तो प्रताप के हाथी का नाम क्या है? राम प्रसाद है। और जब मानसिंह ने इसे जीत कर किसको भेंट किया? अकबर को भेंट किया। तो अकबर इसका नाम बदल कर क्या रख लेता है? पीर प्रसाद की संज्ञा देता है। इसके अलावा प्रताप का एक हाथी और है, उसका नाम क्या है? लूणा। इसके अलावा प्रताप का प्रिय घोड़ा जिसे आप किस नाम से जानते हो? चेतक के नाम से जानते हो। तो इस प्रकार ये डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि हाथी आपस में लड़ रहे हैं। तो ये मानसिंह का हाथी और ये मानसिंह का हाथी कौन सा है? मर्दाना है। और ये प्रताप का हाथी जो है कौन सा है? राम प्रसाद, जिसे अकबर के द्वारा क्या नाम दिया गया? पीर प्रसाद के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम इतिहास में हाथियों के युद्ध के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट थर्ड शिक्षण देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई? तो देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास में सामाजिक व धार्मिक आंदोलन का टॉपिक पढ़ते हैं, तब राजा राममोहन राय, विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, इस प्रकार के कई समाज सुधारक आते हैं और उनके प्रयासों से ऐसी कई संस्थाओं का निर्माण किया गया जिसके द्वारा समाज और धर्म में जो बुराइयां और रूढ़िवादिता थी उनको क्या किया, उनको मिटाने में सफल रहे। तो देखिए ऑप्शन क्या है, आत्मीय सभा, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज। पूछ क्या रहे हैं कि राजा राममोहन राय के द्वारा इनमें से कौन सी संस्थाओं का निर्माण किया गया? तो देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी के अंदर राजा राममोहन राय के द्वारा की जाती है। देन इसके बाद में आप देखोगे ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 के अंदर राजा राममोहन राय के द्वारा ही की जाती है। तो इसका हम विस्तृत रूप देखते हैं आगे कि एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु, अर्थात एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे राजा राममोहन राय। तो एकेश्वरवाद पर बल देते हुए इन्होंने 1815 ईस्वी में कौन सी आत्मीय सभा की स्थापना की। देन इसके बाद में 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने कहां पर, कलकत्ता में किसकी स्थापना की? ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो कालांतर में क्या कहलाता है, ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही 1829 में भारत में सती प्रथा निवारण अधिनियम लाया जाता है। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग व राजा राममोहन राय के द्वारा 1829 में ब्रह्म समाज के सदस्यों के सहयोग से क्या, भारतीय सती प्रथा कानून को लाया जाता है। देन इसके बाद में आप देखते हो तो महाराष्ट्र के अंदर 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। इसके अलावा देखिए 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा कहां पर, बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ भी लिखा जाता है जो उदयपुर राजस्थान में, और देन उसके बाद में यह अजमेर से संपादित किया जाता है। 1877 ईस्वी में इसी आर्य समाज की एक शाखा अर्थात मुख्यालय जो स्थापित किया गया वो कहां पर किया गया, लाहौर में किया जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने सामाजिक और धर्म के अंदर जो भी रूढ़िवादिता थी उनका विरोध किया। देन आगे बढ़ते हैं शिक्षण 4 के अंतर्गत, मुगल काल का भारत में बनने वाला पूर्ण संगमरमर से निर्मित मकबरा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार 10वीं एग्जाम में पूछा गया है कि मुगल काल में भारत में बनने वाला पूर्ण संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा। देखिए ऑप्शन, अकबर का मकबरा। तो अकबर का मकबरा तो कहां है, सिकंदरा के अंदर है। नूरजहां का मकबरा, नूरजहां का मकबरा आप देखोगे तो भारत से बाहर है, लाहौर में इनकी मृत्यु होती है। देन इसके अलावा आप जहांगीर का मकबरा देखोगे तो जहांगीर का मकबरा भी भारत से ही बाहर है, ठीक है। देन एतमादौला का मकबरा, तो इनमें से सही कौन सा है, एतमादौला का मकबरा, जो किसके द्वारा बनाया जाता है, नूरजहां के द्वारा बनाया जाता है, और ये कहां पर है, आगरा में है। तो एतमादौला अर्थात नूरजहां का पिता कौन, गयास बेग। एतमादौला तो इसकी क्या है, उपाधि है जो जहांगीर के द्वारा दी जाती है। तो जब एतमादौला की मृत्यु होती है तो उसकी पुत्री और जहांगीर की पत्नी कौन, नूरजहां के द्वारा भारत में प्रथम पूर्ण संगमरमर से निर्मित मकबरा किसका है, एतमादौला का है। कहां पर है, आगरा में बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया गया, नूरजहां के द्वारा, जो एतमादौला या गयास बेग की क्या थी, पुत्री थी। तो गयास बेग की स्मृति के अंदर 1626 से 28 के मध्य ये सफेद संगमरमर में बनाया जाता है। और इसकी महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है, ये
इस सफेद संगमरमर के अंदर क्या पित्रादूरा का प्रयोग हुआ, अर्थात ये भारत का पहला ऐसा मकबरा होगा जिसमें पित्रादूरा का प्रयोग हुआ है। तो पित्रादूरा से आप क्या समझते हो? पित्रादूरा का अर्थ ये हुआ कि एक ईरानी वास्तुशैली है, निर्माण की एक वास्तुशैली है जिसमें पत्थर में जवाहरात की जड़ावट अर्थात हीरे मोतियों की क्या है, हीरे मोतियों की जड़ावट है। जवाहरात की जड़ावट को हम क्या कहेंगे? पित्रादूरा कहेंगे। हीरे मोतियों की जड़ावट जिस पत्थर में की जाती है या जिस निर्माण कार्य में की जाती है उसको हम किसकी संज्ञा देते हैं? पित्रादूरा की संज्ञा देते हैं। तो देखिए कितना शानदार लग रहा है। ये कहां पर है? यमुना के तट पर है। और आपने आगरा अगर गए हो, आगरा का ताजमहल देखा है तो उसके जस्ट सामने ही ये क्या है? एतमादौला का मकबरा बनवाया जाता है, पूर्ण संगमरमर से निर्मित है जिसमें पित्रादूरा का प्रयोग किया जाता है। कई बार फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि पित्रादूरा का पहला प्रयोग तो इस मकबरे में हुआ है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक प्रयोग पित्रादूरा का किस मकबरे में या किस इमारत में किया गया, तो आप क्या बताओगे? तुरंत बताइए आंसर कि सर्वाधिक पित्रादूरा का प्रयोग किस मकबरे में हुआ है। तो सर्वाधिक पित्रादूरा का प्रयोग की अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? ताजमहल की बात करेंगे। ताजमहल में सर्वाधिक पित्रादूरा का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। और ये किसका मकबरा है? मुमताज महल का है। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का कौन सा मकबरा है? ताजमहल। तो ताजमहल अगर आपने देखा है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इस प्रकार से निर्माण कार्य हो रखा है। और जहां पर भी ये कोने बनते हैं उस कोनों के अंदर क्या है? हीरे मोतियों की जड़ावट की जाती थी। तो इसको हम क्या कहेंगे? पित्रादूरा कहेंगे। क्या कहेंगे? पित्रादूरा कहेंगे। नेक्स्ट शिक्षक की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा असंगत है? अर्थात 3 सही है और 1 गलत है। तो देखिए ये समाचार पत्र है, उसके संपादक कौन रहे, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। देखिए केसरी एक समाचार पत्र है जो किसके द्वारा संपादित किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संपादित किया जाता है। बिल्कुल सत्य है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही दूसरा पत्रिका निकाली जाती है मराठा, ये भी सत्य है। इसके अलावा गांधी के द्वारा नवजीवन लिखा गया, यह भी सत्य है। सोम प्रकाश जो पत्रिका है ये क्या दिखाई है? असंगत है। सोम प्रकाश पत्रिका किसने? डॉक्टर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के द्वारा संपादित की जाती है। कब? 1858 ईस्वी में। कौन सी भाषा में? बांग्ला भाषा के अंदर। कौन सी भाषा? बांग्ला भाषा में इसको संपादित किया जाता है। तो ये राजा राममोहन राय की पत्रिका न होकर किसकी है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की है। आइए डिटेल देखते हैं हम इसकी। समाचार पत्र कौन सा है? पहला केसरी है। और केसरी का संपादक कौन है? तिलक है। 1881 ईस्वी में इसे कहां से? बंबई से संपादित किया जाता था। और देखिए यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इस केसरी की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? मराठी भाषा है। कौन सी? मराठी है। देन आगे बढ़ोगे तो आप समाचार पत्र सेकंड जो है तिलक का वो किस नाम से है? मराठा नाम से है। तिलक का दूसरा कब? 1882 ईस्वी में। कहां से? मुंबई से ही संपादित होता था। और कौन सी लैंग्वेज में है? अंग्रेजी में, इंग्लिश में छापा जाता था ये। तो देखिए उल्टा है, ध्यान रखना। मराठा है वो मराठी में ना होकर किस में है? इंग्लिश में है। जबकि इधर आप देखोगे केसरी इंग्लिश में ना होकर किस में है? किस में है? मराठी में है। किस में है? मराठी में है। नेक्स्ट देखिए गांधी का नवजीवन। कौन सा है? गांधी का नवजीवन कब? 1919 में। कहां से संपादित किया जाता था?
अहमदाबाद से संपादन शुरू होता है और ये 2 भाषाओं में निकलता था, हिंदी में भी निकलता था और गुजराती में भी संपादित किया जाता था। और लास्ट जो है सोम प्रकाश पत्रिका जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का है और 1858-59 के अंदर, कब 1858-59 के अंदर इसको संपादित किया गया। कहां से? कोलकाता से संपादित किया जाता था और ये कौन सी भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। कौन सी भाषा में है? बांग्ला भाषा में है। अब यहां से एक और शानदार क्वेश्चन बनता है कि भारतीय प्रेस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लगाया गया था तो भारत का वो कौन सा पत्रिका है पहला, उस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया जाता है? या तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है या क्वेश्चन का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है कि भारतीय भाषा में छपने वाला वो कौन सा पत्रिका है जिस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया या उसे इस एक्ट के तहत बंद करवा दिया जाता है। तो ये कौन सा है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब? लॉर्ड लिट्टन के द्वारा कब? 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया जाता है। भारत का उस समय कौन था वाइसराय? लॉर्ड लिट्टन था। और लिट्टन ने क्या किया? जो भारतीय भाषाओं में संपादित होने वाले पत्र पत्रिकाएं थी जो अंग्रेजों के विरुद्ध छापते थे, उस पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अतः इसको हम मुंह बंद करने वाला एक्ट या गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो पहली पत्रिका कौन सी है? सोम प्रकाश, जो इस एक्ट की नीति का शिकार बनती है। नेक्स्ट लास्ट शिक्षक की हम बात करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का भारत में पश्चिमी दिशा का अंतिम स्थल कौन सा है? क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़ना है, तुरंत आंसर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता आपको बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाई है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता का भारत में पश्चिमी दिशा का अंतिम स्थल है, कौन सा है? आप जटाक से क्या करोगे? सुतकागेंडोर करोगे। तो ऑप्शन क्या है? सुतकागेंडोर, देसलपुर, सुरकोटड़ा और भगतराव। तो आपने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता के चारों दिशाओं के अंतिम स्थान जरूर पढ़े, बहुत सारी किताबें नोट्स पढ़ी है, लेकिन भारत में पश्चिम दिशा का अंतिम स्थान नहीं देखा होगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? सुतकागेंडोर जो है वो तो पश्चिम दिशा का संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का अंतिम स्थल माना जाता है, जो दास नदी के किनारे पे है। जबकि इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? देसलपुर स्थान होगा। और देसलपुर कहां पर है? गुजरात में है। गुजरात में कहां पर? कच्छ के रण में है। तो कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी के अंदर हम कह सकते हैं। और वी.के. सौंदरानंद के द्वारा इसकी खोज व उत्खनन करवाया जाता है और ये भारत में हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम दिशा का अंतिम स्थल माना जाता है। तो देखिए हम देखते हैं संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के चारों दिशाओं के अंतिम स्थल तथा भारत में पश्चिम दिशा का अंतिम स्थल। तो आपने उत्तर में हड़प्पा सभ्यता का अंतिम स्थान मांडा को जानते हो। तो मांडा उत्तर का अंतिम स्थान है जो कश्मीर में आता है। अखनूर जो क्षेत्र है कश्मीर का उसमें आता है। और यहां पर कौन सी नदी चलती है? चिनाब या चैनाब नदी चलती है, जो किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है, उसके किनारे ये विकसित था। नीचे आ जाइए, दक्षिण दिशा में हड़प्पा सभ्यता का जो अंतिम स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? देमाबाद या देमाबाद के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र में आता है। और यहां पर कौन सी नदी बहती है? परवरा नदी, जो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी परवरा के किनारे हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण का अंतिम स्थान कौन सा? देमाबाद। लेकिन ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में देमाबाद नहीं है और फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया है या किसी इतिहासकार या व्यक्ति विशेष का नाम देकर इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो आपको यह ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन आए अकॉर्डिंग टू झांसी माली, तो इतिहासकार झांसी माली के अनुसार, किसके अनुसार?
जा श्री माली के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का दक्षिण दिशा का अंतिम स्थल जो है देमाबाद न होकर कौन सा है, भगत राव है। कौन सा स्थान है, भगत राव है। ठीक है, अब आ जाइए पश्चिम दिशा का अंतिम स्थान। तो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम दिशा का अंतिम स्थान आप क्या मानते हो, सुतकागेंडे और मानते हो, जो कौन सी नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। और ये भी किसकी सहायक है, सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, जबकि भारत में, अब यहां भारत वाला क्षेत्र आ गया, तो भारत में पश्चिमी दिशा का अंतिम हड़प्पा सभ्यता का स्थल देसलपुर होगा, जो कहां पर होगा, गुजरात में होगा। कहां, कच्छ के रन या कच्छ की खाड़ी। और अगर कच्छ का रन नहीं है तो नदी का नाम पूछा जाता है, तो नदी कौन सी आती है, मादर नदी के किनारे। कौन सा स्थान, देसलपुर, जिसको वी के सौंदरानंद के द्वारा खोजा गया और उत्खनन करवाया जाता है। ठीक है, देन पूर्व का अंतिम स्थान हिंडन नदी के तट पर विकसित यूपी का आलमगीरपुर स्थान जो है वो पूर्व दिशा का हड़प्पा सभ्यता का अंतिम स्थल माना जाता है। इसके अलावा एक शब्द ये लिखा हुआ है, सुरतगोई। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन कौन सा बनेगा कि भारत से बाहर हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम स्थल अगर हम बात करें, मांडा को छोड़ दिया जाए और क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल या हड़प्पा सभ्यता का उत्तर दिशा का औपनिवेशिक स्थल, तो हम क्या मानेंगे, दो स्थल है, अफगानिस्तान के अंतर्गत आते हैं, सुरतगोई और मुंडीगांक। कौन सा स्थान, सुरतगोई व मुंडीगांक स्थान जो है ये दोनों हिंदुकुश पर्वत के समीप है और ये अफगानिस्तान में आते हैं और हड़प्पा सभ्यता के उत्तरतम स्थल माने जाते हैं। तो देखिए, ये आज के शानदार 6 शिक्षण रहे। इसी प्रकार मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप निरंतर इसी प्रकार से पढ़ते रहिए शानदार तरीके से और शानदार शिक्षण लगाते रहिए। आप ये सोचते होंगे कि मेरे पास तो अच्छी किताबें नहीं है या अच्छे नोट्स नहीं है या मेरा जो समय है वो विपरीत है या मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हमेशा टू द टारगेट स्टडी करनी है और नियमितता जरूरी है। नियमित रूप से आप स्टडी करिए। हो सकता है आप एक एग्जाम में, 2 एग्जाम में, 3 एग्जाम में मान लो विफल भी हो जाएं, तो उस असफलताओं से घबराना नहीं है। वही असफलताएं आपकी सफलता की पहली सीढ़ी मानी जाती है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो तकदीर पर रोना रोते हैं। हर स्टूडेंट की पढ़ने की परिस्थितियां या घर की स्थिति या सामाजिक और आर्थिक जो परिवेश होता है वो सबका अलग अलग होता है। हर स्टूडेंट को अपना आप उस परिस्थितियों से निकलकर समय को मैनेज करके स्टडी करनी होती है। तो आप तकदीर पे नहीं रोइए कि मैं तो एक बार फेल हो गया और ऐसा अब मेरे से नहीं होगा। तो ये हारना नहीं है, संघर्ष से, जिजीविषा से आपको स्टडी करनी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम क्या करते हैं, बेमन से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, कोई गाइड खरीद लिया या कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा और फिर एग्ज़ाम देते हैं और हम उसमें अपने आप को आशातीत कर लेते हैं कि मेरा रिजल्ट फेवर में आना चाहिए। और जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो हम क्या कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही फुटूड़ी है। क्या है कि मेरी तो किस्मत नहीं है, मेरी किस्मत में नौकरी नहीं है या मेरे तकदीर में जॉब नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किस्मत या तकदीर कुछ नहीं होता। आपको तकदीर खुद लिखनी पड़ती है, तकदीर को बनाना होता है। आप तो ऐसे युवा वर्ग हो जो क्या कर सकते हो, आप तो पानी पर भी क्या बना सकते हो, तस्वीर बना सकते हो। किस पर, पानी पर भी तस्वीर बना सकते हो। बड़ी शिद्दत से मेहनत करोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है। तो मैं तो यही कहूँगा अंतिम पंक्तियाँ कि पानी पर तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम,
कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर तो वे है जो तकदीर पे रोते हैं, कायर तो वे है जो तकदीर पे रोते हैं। जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। तो सब कुछ मेहनत से ही होता है। आप निरंतर मेहनत करते रहिए तो नेचुरल है एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आज शाम को आप देखिए इसी प्रयास कोचिंग के ही एक स्टूडेंट संजय कुमार की संघर्ष की कहानी, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत संघर्ष झेला है उन्होंने, 10 साल के संघर्ष के बाद उन्होंने राजस्थान टॉप किया है। तो मेरी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले उस हर प्रतियोगी को यही कहना चाहूंगा कि आज शाम जरूर आप संजय की सफलता की और संघर्ष की कहानी को पढ़ें और देखें, सुने और अपने मित्रों को और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को भी ये सुनाएं और बताएं कि एक 10 साल पढ़ाई से नाता तोड़ने के बाद वो किस प्रकार से राजस्थान टॉप करता है। तो संघर्ष और जिजीविषा से ही हर सफलता को हम पा सकते हैं, ये आपको आज शाम बताएंगे। अपनी सफलता के राज में कौन? संजय कुमार ढायल। तो मैं इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। हम नेक्स्ट इसी का संडे शिक्षण पार्ट 3 लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।